होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऑलराइट, मुझे कल कमेंट में किसी ने पूछा कि मेरा हेयर केयर रूटीन के बारे में जानना चाहा, तो मैं बहुत ब्रीफली में बता देती हूँ। मेरा हेयर केयर रूटीन इंटरनली है। मैं जो डाइट लेती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैं कंज्यूम करती हूँ जो कि हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। जैसे आंवला, ये मेरे एवरीडे डाइट में रहता है। मेथी का पानी रात को भिगो के रखे, मेथी का जो पानी सुबह पी जाओ, और फिर उसके बाद में जो भीगा हुआ जो मेथी है ना, उसमें से स्प्राउट्स आ जाते हैं। तो स्प्राउटेड मेथी अगर आप खा लो 2 चम्मच ब्रेकफास्ट में, तो वो बहुत अच्छा है, हेल्दी है बालों के लिए। और क्या कहते हैं इसको, कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता चबा के 8 से 10 या 12 आप चबा के खा लो, पानी पी लो, वो बहुत अच्छा है हेयर ग्रोथ के लिए। और कर्ली हेयर आप बोल रही थी, जो फ्रीजी बहुत होता है ना, आप कोई भी सीरम, हेयर सीरम यूज़ करो। वैसे शैम्पू के बाद कंडीशनर तो आप करते ही होंगे, और उसके बाद भी अगर फ्रिजीनेस नहीं जाता है तो आप जैसे नहा के आते हैं, आपका बाल तो गीला रहता है ना, तो गीले बाल में थोड़ा सा हेयर सीरम लगा के वो फ्रिजीनेस चला जाएगा। जब जब उसके बाद अगर हेयर ड्राई होने के बाद फिर से आपको लग रहा है कि आपका बाल फ्रीजी है, फिर से थोड़ा बहुत सीरम आप लगा लो। और आप लोग को एक चीज़ दिखाती है। आज मैं हेयर कट लेके आ गई। आज मैंने मेरा हेयर फिर से शॉर्ट कर लिया। मेरी शादी के बाद मैंने हेयर कट लिया था, इतना ही शॉर्ट मेरा था। सबसे पहले आप लोगों को बताओ, आप लोग तो नए नए जुड़े हो कई लोग, तो मेरा पहले यहाँ हिप तक मेरा बाल था। एक झलक देख लीजिए मेरा कितना लंबा बाल था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लुक चेंज करना चाहिए। काफ़ी साल तक मेरा एक ही लुक था, वही लंबे बाल, वही। मैं खुद अपने आप को देख के बोर हो गई थी आईने में। मुझे लगा कि लुक चेंज होना चाहिए। वैसे तो ब्लो ड्राई करके दिया है सलोन से, तो थोड़ा स्ट्रेट है। और कर्ल्स में ना मेरा ये जो शॉर्ट जो हेयर का लुक है ना, बहुत अमेजिंग आता है, मुझे खुद को पसंद है। तो फाइनली मैंने वो फिर से शॉर्ट वाला लुक पे आ गई हूँ। और मैं एक्चुअली जनवरी से सोच रही हूँ हेयर कट लेने का, ये शॉर्ट करने का। लेकिन क्या हुआ, बीच में मुझे वो तांडव का वीडियो बनाना था ना, दामिनी का, जिसका रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने सोचा थोड़े दिन रुक जाओ। वो तो फेब में बन गया, फरवरी में। उसके बाद मार्च अप्रैल बस सोचती रहेगी, आज जाना है, कल जाना है, आज जाना है, कल जाना है करके मार्च अप्रैल भी निकल गया। फाइनली मई में जाके मैंने हेयर कट ले लिया। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, हेयर ग्रोथ के लिए अगर आप पूछेंगे तो ये मेथी, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं मॉर्निंग में। और एलोवेरा जेल, अगर फ्रेश एलोवेरा आपके गार्डन में है, बालकनी में, जैसे हमारे बालकनी में लगा हुआ है प्लांट, उसमें से जेल लगा के बालों में लगा लेती हूँ। लेकिन ना ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूट्स पे ना लगे, क्योंकि ना एलोवेरा बहुत ठंडा होता है, तो सर्दी लगने की एक दिक्कत हो सकती है। इसके लिए रूट्स को छोड़ के आप हेयर में लगाइए, उससे भी फ्रिजीनेस काफ़ी हद तक जाता है। और जो मेथी के बारे में मैंने आपको बोला ना, मेथी के दाने, उसको भिगोने के बाद ना उसका एक पैक बना लो, हेयर पैक बना लीजिए। मेथी दाना और बनाना, राइट बनाना, केला, दोनों मिला लीजिए। एक पूरा केला अगर आपके बालों को चाहिए तो पूरा केला एक डाल लीजिए, उसको ब्लेंड कर लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए, और इसके अंदर आप कोकोनट ऑयल मिक्स कीजिए। फिर उस पैक को बालों में लगा के जितना देर आप रख सके, आधा एक घंटा रख के, फिर आप हेयर वॉश ले लीजिए। उससे भी फ्रिजनेस काफ़ी हद तक आपका जाएगा। तो ये सब करके देख सकते हैं। हालांकि ये पैक तो मैं पता नहीं, शायद पिछले साल लगाई थी, कब लगाई थी मुझे याद नहीं है। काफ़ी सालों से मैंने ना कोई हेयर पैक नहीं लगाया। बस ये जो चीज़ें, जो हेल्दी चीज़ें ना, वो कंज्यूम करती हूँ, वो खाती हूँ ना, उससे हेयर अंदर से अच्छा होना चाहिए। स्किन हो चाहे हेयर हो, मतलब आपका ना डाइट अच्छा होना चाहिए, हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, ताकि स्किन और हेयर दोनों अच्छा रहे। बाकी ये हेयर पैक आप लगा के देख सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा के देख सकते हैं। मैं आंवला बहुत इंटेक करती हूँ। एलोवेरा जूस मैंने पहले बहुत पिया है। आंवला जूस बना के मैं घर में पीती हूँ। आंवला जो वो फ्रूट आता है ना, उसको उबाल के भी कभी कभी खाती हूँ मैं। कच्चा नहीं खा सकते, मेरे दांत खट्टे हो जाते हैं, इसके लिए या तो जूस बना के मैं उसको पी जाती हूँ, या तो उसको बॉईल करके मैं खाती हूँ। ऐसा, या तो पाउडर फॉर्म में मिलता है पतंजलि स्टोर में, वहाँ से भी मैं ले आती हूँ, तो वो पाउडर, आंवला पाउडर भी मैं इंटेक करती हूँ। बस यही है थोड़ी बहुत चीज़ें। पता है, एक बात बताती हूँ, फिर से मैं आ जाती हूँ, मेरा जो टॉपिक रहता है। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक जेंटलमैन को किसी ने सवाल किया कि आपकी शादी के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है। तो उन्होंने कहा अपनी माँ के बारे में कि माई मॉम इज़ अ सुपर मॉम, शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ द ग्रेटेस्ट मॉम, बट शी कैन नॉट बी अ गुड मदर इन लॉ। एक आदमी अपनी माँ के बारे में ये राय दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी ने ये समझ लिया
कि मेरी माँ मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, सुपर मॉम है, अमेजिंग है, ग्रेटेस्ट है, लेकिन वो मेरी बीवी के लिए एक गुड मदर इन लॉ भी नहीं बन सकती। जब ये बात हर मर्द समझ जाएगा ना, जिनके घर में उनकी वाइफ के साथ में उनकी माएँ जो नोक झोंक वगैरह वगैरह, ताना परेशान करना जो भी सास करती हैं, वो चीज़ जब आदमी लोग समझ जाएंगे ना, तब किसी भी वाइफ को अपने ससुराल वालों से शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि हस्बैंड जब समझ जाता है ना, तो उस हिसाब से हैंडल करता है, मैनेज करता है चीज़ों को। मुझे ये उनका ना ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक वीडियो मैं जस्ट आज देखी, एक एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट कह रही थी कि कोर्ट में एक कपल का डिवोर्स का केस चल रहा था। तो फाइनल जिस दिन सुनवाई था ना कि डिवोर्स उस दिन होने वाला है, उस दिन दोनों अपने अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, विटनेसेस के साथ आए हुए हैं दोनों तरफ के, और बस डिवोर्स होने ही वाला है, जज के सामने खड़े हैं। तो हस्बैंड ने वाइफ को अचानक से ये पूछ लिया कि आज तुमने काजल नहीं लगाया? तो वाइफ ये सुनते ही टप 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 आंसू बहने लगे उसके। फिर जज को समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है, ये डिवोर्स इनकी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो जज ने ना बोला कि आप दोनों तरफ के जो पेरेंट्स हैं बाहर जाइए, मुझे ये कपल से बात करनी है पर्सनली। तो दोनों पेरेंट्स बाहर चले गए दोनों तरफ के। अब जज ने पूछा हस्बैंड को कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो वाइफ ने जवाब दिया कि हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे जो इन लॉज है ना, हमेशा ताना मारना, हमेशा भड़काना मेरे हस्बैंड को कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है, तू ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करता है, तेरे लिए और बेटर है, ये वो करके हमारे दोनों में क्लैशेस लगवा दिए हैं। हमारे बीच में इतने झगड़े हो गए हैं कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ रह नहीं पाई, मैं निकल गई वहाँ से मायके में। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया काफ़ी टाइम तक। बहुत ऐसे टाइम बीत जाने के बाद फिर मेरे पेरेंट्स कहने लगे कि जो आदमी तुझे पूछता भी नहीं है, कॉल करता नहीं है, कांटेक्ट करता नहीं है, तो उसके लिए क्या बैठी है। फिर मेरे तरफ के पेरेंट्स ने भी ये बोला डिवोर्स ले लो, और उनकी तरफ के पेरेंट्स तो ऐसे शुरू से ही खिलाफ थे। तो जिस वजह से ये डिवोर्स हो रहा है, ये हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है डिवोर्स। फिर जज ने वो डिवोर्स कैंसिल कर दिया और ये बोला कपल को कि आप लोग अलग अपार्टमेंट लो, अलग रहो अपने पेरेंट्स से। तो ये जो एडवोकेट ये जो स्टोरी सुनाने के बाद ये मैसेज दे रही है कि आप लोग प्लीज़ चीज़ों को समझो। माँ बाप प्यारे सबके होते हैं, पर पर्सनल जो आपकी लाइफ है उसमें माँ बाप का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आप रिस्पेक्ट करो, प्यार दो, केयर दो माँ बाप को, लेकिन उनको आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने दो। ये बहुत गलत बात है। कैसे पेरेंट्स है जो हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता खराब कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरफ के पेरेंट्स हो। ये मैं कह रही हूँ, ये एडवोकेट का कहना नहीं है, मेरा कहना है। चाहे लड़की के तरफ के पेरेंट्स हो, चाहे लड़के के तरफ के हो, अगर ये चाह रहे हैं कि दोनों साथ ना रहे, दोनों में अलगाव हो जाए, डिवोर्स हो जाए, तो ये तो माँ बाप है ही नहीं, ये दुश्मनी निभा रहे हैं। तो इस तरह का सुझाव देना, मैं सही बताऊं, ये जो मेरी लाइफ का जो प्रॉब्लम आप सबको पता ही है, आज तक मेरी माँ ने इस तरह का सलाह नहीं दिया। मेरी माँ को सलाह नहीं देती है। मेरी माँ को पता है बेटी बहुत समझदार है, एडल्ट है, जो करना है वो अपनी मर्जी से करे, क्योंकि कल को कुछ होगा तो मैं माँ को थोड़ी छोड़ूंगी, उनको कुछ भी उन पर उंगली उठाऊंगी ना कि तुम्हारे वजह से। तो इन सारी चीज़ों से मेरे पेरेंट्स शुरू से ही डरते थे। इनफैक्ट लड़के के मामले में भी मेरे मम्मी पापा हमेशा से ही बोले थे, लड़का तुम चूज करना जिससे तुम्हें शादी करनी हो, हम खड़े होकर आशीर्वाद देके शादी तो करा देंगे। हाँ, इतना भरोसा था उनको मुझ पर कि मैं कोई ना आड़ा टेढ़ा पसंद नहीं करूँगी जिसको इंट्रोड्यूस करने में मेरे पेरेंट्स को शर्म आएगी समाज के सामने। ये कॉन्फिडेंस था मेरे पेरेंट्स को, मुझ पर ये भरोसा था। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे पापा को बहुत पसंद थे, बहुत पसंद, मतलब एकदम जमाई नहीं, होने वाला जमाई नहीं, बड़ा बेटा घर का, ये दर्जा दिए थे कि कुछ भी करता था ना, उल्टी सीधी हरकतें जो करता था मेरे पेरेंट्स के साथ, बदतमीजी बदसलूकी करता था शादी के पहले भी, फिर भी मेरे पापा बोलते थे कि जाने दो, बड़ा बेटा समझ के माफ़ कर दो। मेरी मम्मी को समझाते थे मेरे पापा, अगर हमारा खुद का बेटा अगर कुछ हमारे साथ बदसलूकी करेगा तो हम तो बेटा सोच के माफ़ करेंगे ना, तो ये हमारा बड़ा बेटा है, भूल जाओ, जो भी बदसलूकी कर रहा है करने दो। इतना प्यार करते थे। लेकिन वही पापा जब लास्ट में इतना बदतमीजी किया मेरे हस्बैंड ने, तब मेरे पापा ने ये बोला था कि अगर मेरे शरीर में पहले की ताकत होती ना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा को ऑलरेडी कैंसर पकड़ लिया था, भले ही डिटेक्ट नहीं हुआ था, हमें पता नहीं चला था, लेकिन कैंसर पकड़ लिया था और बहुत वीक हो गए थे। तो इसलिए पापा ने बोला था अगर पहले की शक्ति मेरे अंदर होती ना, आज तो ज़मीन पे पड़ा होता। इतना मारता मैं उसको, इतना उनको गुस्सा आया था उसकी बदसलूकी, उसकी बदतमीजी से। सोचो, जो प्यार इतना करता था कि हमारा बड़ा बेटा है, बदसलूकी कर रहा है, जाने दो, माफ़ कर दो, भूल जाओ, और वही पापा फिर बाद में ऐसा कहा था उसके बारे में।
तो ये बात है कि हमारे बीच में ना कभी मेरे पेरेंट्स पढ़े नहीं आज तक। मेरी मम्मी ने कुछ भी हमारे रिश्ते का, तुझे क्या करना है तेरी मर्जी, तू बड़ी हुई है, तुझ में समझदारी है, जो तुझे सही लगे तू कर। मेरे मम्मी पापा का कभी कोई इंटरफेरेंस रहा ही नहीं मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन में। जितना इंटरफेरेंस रहा कूट कूट के उसकी माँ का, उसके बाप का भी इतना नहीं। उसके बाप को तो जो सिखाया जाता है वही करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जो सिखाया गया वही करेगा, और मेरे ससुर भी वैसा। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।